हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी बाय सुमन में। तो सीटेट का जो आपका सेट रहा है 5 सेट तक आपका हो चुका है। एसएसटी का एसएसटी के 5 जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके वो मैंने करवा दी। जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं देखी जाकर देख ले। और आज का जो सेट है ये छठा सेट है, जिसमें आपका मैंने बताया था कि 500 क्वेश्चन के टारगेट रहने वाले हैं और ये 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके 70% आपके अगर प्रीवियस ईयर आपने कर लिए तो 70% आपके क्वेश्चन यहाँ से आपकी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके अलावा आपका जो होता है कि एक आपकी कन्फ्यूज़न होती है वो भी आपका क्लियर हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन आपके कहाँ से और कैसे बनते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बात करूँ एसएसटी का सीटेट, तो आपको सीटेट में आपका एसएसटी का मैंने 5 सेट करवा दिया है। और आज का जो सेट रहने वाला है ये सेट है 24 दिसंबर 2021 का पेपर है। और इस पेपर में आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहेंगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी जाकर प्लीज़ क्लास अपना देख लीजिए पिछली वाली, और ये भी क्लास देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने साथियों को शेयर करके उनसे भी आप उन्हें भी जोड़ लीजिए इस चैनल से। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और लास्ट तक क्लास देखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो अपने तरफ से कुछ नहीं है इसमें टाइपिंग। ठीक है ना। अभी टाइम नहीं बचा है आपके पास, तो कुल मिला के प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने और पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बंदगा। बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो बंदगा जो शब्द है मध्ययुगीन काल में किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये कुलीन प्रभावशाली जो थे उनके लिए, या गवर्नर के लिए, या गुलामों के लिए, या फिर अभिजात वर्गीय के लिए। तो ये गुलामों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है बंदगा। मध्य युग में जो है गुलामों को कहा जाता था, जिसे इंग्लिश में स्लेव्स कहते हैं। ठीक है ना। बात करें इनकी तो बंदगा की, तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के जो समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर कौन थे? इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने ही सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है ना। तो उस टाइम पे बंदगा शब्द गुलामों को कहा जाता था। हमें आरंभिक कृषकों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? तो स्टार्टिंग में जो कृषि है और पशुपालन है ये कैसे पता चला ये बताना है आपको। तो ये हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है या फिर हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डी का साक्ष्य मिला। तो देखिए उस टाइम तो लिखित साक्ष्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग में लिखित साक्ष्य नहीं था, बल्कि बात करें यहाँ पर तो बी आपका सही हो जाएगा कि जो जानवरों की हड्डियाँ थी और अनाज थे इनसे क्या हुआ आपका पता चलता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के संदर्भ में बताना है। और आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है ना। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है, ये बात सही है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों जैसे फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह की संख्या की जो है सांख्यिकी विवरण है, ये बात भी सही है। ठीक है ना। यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती हैं।
तो अकबर के पूर्वजों का विवरण नहीं देती है, बल्कि अकबर के टाइम का ये हिस्ट्री बताता है, ठीक है ना। तो ए और बी सही हो जाएगा, आपका सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट ये डिस्क्रिप्शन ये है यहाँ पे, आईने अकबरी के बाद आईने अकबरी अबुल फजल की है, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और फिर इसमें बात की जाए तो आईने अकबरी से संबंधित है ये सारी चीज़ें कि फसल, पैदावार, कीमतें, मजदूरी, इन सबों का आईने अकबरी में जिक्र मिलता है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को आदेश दिया। तो ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, ठीक है, और एक मित्र भी थे करीब, वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने उसके शासन का इतिहास काल लिखा हुआ है। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा हुआ है, यानी 3 जो है जिल्दों में, यानी 3 खंडों में। इसका शीर्षक क्या था? अकबरनामा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो ये जो है आपका अबुल फजल ने ही लिखा है, ठीक है ना। जिसमें तीसरी जिल्द आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन और घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो अबुल फजल ने 3 जिल्दों में लिखा है अकबरनामा को, ठीक है ना। तीसरे जिल्द में उसके शासन प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उस टाइम पे अबुल फजल के अगर बताया जाए, अबुल फजल के अनुसार तो साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, और उस टाइम पे प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एकतादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा सही है? तो एकतादार और जागीरदार ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिक को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे, ठीक है। आपका जो इक़्तिदार है, या फिर वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक़्ता और जागीर कहते थे, वहाँ रहकर वहाँ प्रशासन चलाते थे। तो ऐसा नहीं है, ये आपका पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि ज़मींदारों और जो नायक होते थे, यानी जो सैनिक होते थे, उनको ही इक़्ता दी जाती थी। एक ज़मीन का टुकड़ा होता था, उसे ही इक़्ता कहते थे। तो वेतन के जो वेतन होती थी, तो जो आपका जैसे पैसा होता है ना, तो उसकी जगह पे ये इक़्ता दी जाती थी उनको, ठीक है ना। एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था सैलरी पे। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, और मिलान दिया है आपका, पहला है विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और थॉमस मैकले। तो इनको मिलाना है, किससे संबंधित है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्राचीन संस्कृति का सम्मान, अंग्रेजी भाषा का प्रसार किसने किया? तो ये मैकाले का है, ठीक है ना। प्राचीन जो है अंग्रेजी भाषा का प्रचार कौन किया था, प्रसार? तो ये थॉमस मैकाले ने किया था। अगर पहला हम देख लेते हैं तो डी में आपका पहला 3 जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर आता है कि प्राचीन संस्कृति का सम्मान और अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक। तो अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक कौन थे? अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक आपकी बात करूं मैं, तो ये थे आपके महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे, ठीक है ना। मैकाले अंग्रेजी प्रसार का जो इसने प्रसार किया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ये प्राकृतिक वातावरण में सीखना, ऐसा इनका वो था, ठीक है ना। प्राकृतिक वातावरण में सीखना, ये इनका समर्थन करते थे। विलियम जोन्स जो हैं, इन्होंने प्राचीन संस्कृति का सम्मान किया। तो पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, आपका ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले का दूसरा हो जाएगा, और रविन्द्रनाथ का जो है संबंधित है, जो है आपका ये प्राकृतिक वातावरण में सीखना, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, आप यहाँ पे देखिए, विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृति का सम्मान,
रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक वातावरण में सीखना। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे और मैकाले अंग्रेजी का जो है शिक्षा का या कह लें अंग्रेजी भाषा का प्रसार करता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है और कथन से जो क्वेश्चन बनता है, ये जो अभी ऑनलाइन जो क्वेश्चन आपके पेपर हुए हैं तब से आपका ये कठिन हो गया है। तो कथन वाले जो है क्वेश्चन जितने भी हैं आपके इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। कथन वाले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। दूसरा कथन है, अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है। तो ये बात सही है। अशोक का जो धम्म है बुद्ध के जो उपदेशक थे उनसे प्रेरित था। लेकिन अगर कहा जाए अशोक का जो धम्म है वो ईश्वर से जो है संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। पहला आपका गलत हो जाएगा और बी आपका ये बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में बताना है, यानी ब्रिटिश काल के समय में इन वक्तव्यों को सही ढूंढना है, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे, वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी। तो बात करें यहाँ पर, पहला आपका असत्य हो जाएगा और दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चयन करें। तो 19वीं शताब्दी के जो आदिवासी हैं उनके बारे में है और कथन से, और ये जो ऑप्शन वाले हैं ना 4, इनमें ये दोनों मिला के आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो फंसना इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बात करें यहाँ पे, पहला है वे झूम की खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। वे एक जगह खेती करते थे। झूम खेती अगर है तो एक जगह खेती हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी सही गलत हो जाएगा और आपका ए आपका, एक मिनट, वे झूम की खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन और पोषण करते थे, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा क्यों है। कुछ जनजाति कबीले एक जगह टिककर, यानी कुछ जनजाति झूम खेती करते थे तो कुछ जनजाति एक जगह पर टिककर अपना खेती करते थे। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर इसीलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है सुधार आंदोलन से संबंधित है और उनके उद्गम स्थान पूछा है। वेद समाज, प्रार्थना समाज और सिंह सभा। तो प्रार्थना समाज के जो है आपका कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है प्रार्थना समाज, तो ये आपका प्रार्थना समाज ये आपका मद्रास से है, ठीक है ना। प्रार्थना समाज आपका मद्रास से है। और बात करें यहाँ पर अगर वेद समाज, तो वेद समाज जो हो गया, वेद समाज आपका आ जाएगा मुंबई से और सिंह सभा आपका लाहौर से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वेद समाज के बारे में देख लीजिए। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में श्री धरालू नायडू द्वारा की गई थी। वेद समाज की जो स्थापना है 1864 में मद्रास में धरालू नायडू के द्वारा किया गया था। यह समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित है, यानी जो ब्रह्म समाज था उससे यह क्या है प्रेरित हुआ है।
वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज अगर पूछा जाए तो ये वेद समाज को कहा जाता है। बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, यानी 1864 में आपका वेद समाज है। तो 3 साल बाद 1867 में आपका किसकी स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की। और ये कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, ठीक है ना। और वेद की धरालू सिंह ने, प्रार्थना की आत्माराम पांडुरंग। इस समाज ने जातीय बंधनों को समाप्त करने और बाल विवाह के लिए, ठीक है ना, बाल विवाह उन्मूलन के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं। महिलाओं की शिक्षा तथा विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया है इन्होंने, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे सिंह का है, सिंह सभा। तो सिंह सभा की स्थापना 1873 में हुआ है, ठीक है ना। 1873 यानी प्रार्थना समाज के 6 साल बाद आपका सिंह सभा की स्थापना हुई। और ये ठाकुर सिंह के द्वारा और ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा, यानी सिंह लोग थे इसीलिए सिंह सभा पड़ गया है। तो ठाकुर सिंह और ज्ञान सिंह के नेतृत्व में यह अमृतसर से शुरू हुआ था 1873 में। बाद में 1879 में, ठीक है ना, 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन हुआ। तो सबसे पहले बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी अमृतसर से, और इसका जो गठन हुआ बाद में लाहौर में हुआ था 1879 को। इन सभाओं का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में सुधार लाना तथा साथ ही सभी तरह से अंधविश्वास से छुटकारा दिलाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। या फिर बात करें यहाँ पे, सिंह सभा के नेताओं ने केवल धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। गलत बात है, केवल है यहाँ पे निगेटिव बात है। पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया, ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे अगर बात करें कुल मिला के पहला क्वेश्चन जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, जातीय उन्मूलन के लिए मुंबई में 1849 से 50 में परमहंस मंडली का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है ना। बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से आत्माराम पांडुरंग ने 1849 से 1850 में परमहंस मंडली का गठन किया। किस लिए? जातीय उन्मूलन के लिए, ठीक है ना। इन सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे। गुप्त बैठकों में से सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय फायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। तो ये चीज़ें थीं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन से है, और पहला स्टेटमेंट है आपका हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, ठीक है ना। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया, ठीक है। हेनरी के विचार आमूल परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये जो बात है इनकी दोनों ही सही हैं, ठीक है ना, और व्याख्या भी करता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका
निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। आमूल परिवर्तनवादी नेता मध्य मार्गवादी नेताओं की आलोचना उनके आत्मनिर्भरता और रचनावाद कार्यों पर जोर देने के कारण करते थे। बात करें हम अगले क्वेश्चन अगला ऑप्शन, तो अगले ऑप्शन की बात करूं, अगला ऑप्शन है आमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, या आमूल परिवर्तनवादी निवेदन की राजनीति में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी सिर्फ सत्य होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बी जो है आपका सिर्फ यही सही हो जाएगा कि आमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के विषय में बताना है और सही विकल्प को चुनना है। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटा दिया गया और विधानमंडल का बहिष्कार किया गया। सही है। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बी और सी आपका सही हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है कि पिकेटिंग क्या है। पिकेटिंग शराब की दुकानों यानी धरना। पिकेटिंग धरना तथा 1921 से 22 के दौरान विदेशी कपड़ों का आयात जो है आधा रह गया था। तो पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग का मतलब है प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पिकेटिंग। ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है संविधान ने पहली बार, भारतीय संविधान ने पहली बार डैश से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रावधान किया। तो ये 21, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या था, जो अधिकार था मत देने का यानी वोट देने का जो आयु था ये 21 वर्ष था। अब जो है आपका ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है ना। तो आपका अगर देखना है यहाँ पे देखिए, बाद में 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना। तो इसमें सभी जाति, धर्म, लिंग, ठीक है ना, लेडीज़ जितने भी हैं, स्त्रियां, सभी को मत देने का अधिकार मिला है। जो भी 18 वर्ष का होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, सबको अधिकार है। ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ ये आपका सूर्य है। ठीक है ना। फिर आपका आता है यहाँ पे बुध, फिर आपका आता है यहाँ पे शुक्र, फिर आ जाता है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनिवार कह रहे शनि, फिर आपका आ जाता है बृहस्पति के बाद फिर आपका आ जाता है यूरेनस, और यहाँ पे यानी आपका यहाँ पे वरुण आ जाता है। फिर ये आपका जो है आपका लास्ट में वरुण आ जाता है। ठीक है ना। बात करूँ मैं तो ये क्या है आपका बुध है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा शुक्र, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, और ये आपका हो जाएगा मंगल, फिर आपका आ जाता है बृहस्पति, और ये आपका आ जाएगा शनि, और ये अरुण आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका वरुण। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे बुध के बाद देखेंगे आप
शुक्र, शुक्र के बाद आपका आ जाता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, आपका बृहस्पति और यूरेनस आ जाएगा, गलत हो जाएगा ये आपका ये। बुध, शुक्र, ठीक है ना, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए डिटेल में, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह, ये आपका क्वेश्चन बनता है, पिछले साल इस पे क्वेश्चन बना था। तो आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं, इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं, तो ये आंतरिक हो गए। अब बाहरी ग्रह होते हैं, सूर्य से बहुत दूर होते हैं, बहुत बड़े आकार के होते हैं, गैस और ये गैसीय होते हैं, तरल पदार्थों से बने होते हैं, पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। देखिए यहाँ पे अगर तो ये आपका सूर्य है, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, बुध, शनि, सॉरी शुक्र, पृथ्वी, और ये आपका हो जाएगा मंगल, ठीक है ना। तो ये जो आपके हैं, ये आपके सभी क्या हैं, आंतरिक हैं, ठीक है ना, ये क्या हैं, आंतरिक हैं, ये आंतरिक हैं। बात करूँ मैं यहाँ पे अगर, तो जितने भी आपके ये, यानी आपका बृहस्पति हो गया, ठीक है ना, शनि हो गया, और आपका जितने भी, आप यहाँ से 20 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 4 इधर देखें आप और 4 आप इधर देखें, तो ये 4 आपके बाह्य हो गए और ये 4 आपके आंतरिक हो गए। तो ये सूर्य के पास हैं 4, मंगल तक, और बृहस्पति से लेके नेपच्यून तक यानी वरुण तक आपका हो जाएगा बाह्य ग्रह हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 4 में डिवाइड हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यमोत्तर माना गया है। तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। क्या हो रहा है, 82.5 डिग्री। तो यहाँ पे अगर देखें, ये आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, ठीक है ना, 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, अगर लंदन में दोपहर के 2 बजा होता है, तो भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न जोड़ों पर विचार करें। अब ये जोड़ा है, रूढ़ प्रतीक मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। यह रेखा चित्र बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का आरेखण होता है। या फिर बात करें अगर, तो खाका एक आरेखण जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका बी सही हो जाएगा। रूढ़ प्रतीक आपका सिर्फ सही है। रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, तो प्रतीक मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा रेखा चित्र, ये देख लीजिए, यह एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर, किस पर, पैमाने पर आधारित नहीं है, बल्कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। और खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है खाका, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका आपके सामने कथन वाला है। और कथन में पहला कथन है आपका, कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार
काफ़ी अधिक होता है। आर दिया है कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। ए और आर जो है आपका सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपका सही है कि कुछ देशों का अक्षांशीय जो विस्तार है काफ़ी अधिक है और कुछ देशों में एक से अधिक अक्षांशीय विस्तार जो है एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है आर ए की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है आपका मिलान है और मिलान में देखिए तो पहला है बीकानेर, मुंबई और मानसीराम द्रास। आर्द्र एक तरफ दिया है, वर्षा दिया है और क्षेत्र वर्षा क्षेत्र दिया है गर्म। तो यहाँ पे बीकानेर, तो बीकानेर आपका क्या हो जाएगा, एक गर्म स्थान है। ठीक है ना, और वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये मानसीराम हो जाएगा। तो आपका ए में 3 हो जाएगा और ए में 3 तो यानी आपका ये आपका सही हो जाएगा। ए में 3 और बी का जो है आपका सी का सेकंड यही सही हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे मुंबई आपका आर्द्र है, यानी मुंबई का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा आर्द्र है, नमी है। और द्रास जो है ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, या डेल्टा, या फिर हिमालय? तो मेरे हिसाब से तो पश्चिमी घाट होगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो पश्चिमी घाट। अच्छा एक मिनट, भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं? अच्छा, ध्रुव की ओर जाती हैं तो ये आपका हिमालय सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका मिलान दिया है, मिलान करना है। और अपक्षय, अपर्दन, विसर्प और तटबंध, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और मिलाना है इसको। दृश्य पर होने वाला क्षय, भू दृश्य पर होने वाला क्षय, शैलों का टूटना, नदी के उत्थित तट, ठीक है ना, और नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो बी के हिसाब से अगर देखें, ए का बी यानी अपक्षय आपका हो जाएगा। शैलों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपर्दन मिट्टी का जो है यानी भू दृश्य पर होने वाला जो क्षय होता है वो अपर्दन कहलाता है। विसर्प क्या होता है? विसर्प आपका हो जाएगा जो नदियों द्वारा निर्मित मोड़, बड़े बड़े मोड़ होते हैं। ठीक है ना, और तटबंध वो होता है नदी के उत्थित तट होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार देख लीजिए, क्षय होता है शैलों का टूटना, अपर्दन होता है भूदृश्य पर होने वाला क्षय, विसर्प नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़, और तटबंध आपका होता है नदी के उत्थित तट होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए नीचे दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करना है। ठीक है ना, अब वायुमंडल की परत की पहचान करनी है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है, आयनमंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है ना, रेडियो संचार में यह परत मदद करती है। तो ये किसके बारे में बताई जा रही है? क्षोभ मंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में, या फिर मध्य मंडल के बारे में, या आपके बताई जा रही है ताप मंडल के बारे में? किसके बारे में बताई जा रही है? बात करूं मैं यहाँ पे, तो आयन मंडल इस परत का एक भाग है और इसमें रेडियो संचार होता है। क्षोभ मंडल में आपका क्या होता है? क्षोभ मंडल में आपका होता है मौसम, जो मौसमी घटना होता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में आपका वायुयान चलता है।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तापमंडल कोई होता नहीं, मध्य मंडल होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। ठीक है ना, 1 मिनट। थर्मोस्फेयर, अच्छा तापमंडल यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा तापमंडल। ठीक है ना, मध्य मंडल में उल्का पिंड जो होते हैं आते आते गायब हो जाते हैं। ठीक है, बात करें हम अब अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, तापमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है ना, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, किसका, तापमंडल का। ठीक है ना, बात करें यहाँ पर देख ले, सबसे पहले आपका क्षोभमंडल होता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, उसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है ना, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी विकल्प दिया है, और इसमें आपको देखना है ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं, क्योंकि आपतन यानी जो तापमान होता है की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। ठीक है ना, दूसरा दिया है ध्रुव उत्तर जो है ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं। बी आपका सही है, लेकिन यहाँ पे तापमान बढ़ता है तो ऐसा जो है आपका गलत हो जाएगा। जब आप ध्रुवों की भूमध्य रेखा से जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो आपका तापमान ज़ीरो जो है माइनस में जाता है। ठीक है ना, तो तापमान आपका घटता है। ठीक है, तो ये आपका ए आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आपका बी जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मरुस्थल के संबंध में बताना है। 2 कथन दिए गए हैं। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवा और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। ठीक है, ठंडा भी होता है और धूप भी आती है इस पर। बात करें हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ये आपका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए, और इसमें देखा जाए पहला है जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। ठीक है, एक देश जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है, या फिर जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु दर से और स्तर और शिखर जन्म संख्या दर्शाता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा केवल ए आपका सही हो जाएगा। क्या, जो जनसंख्या पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड का आधार जो चौड़ा होता है भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत करता है, जो उसका आधार होता है। ठीक है ना, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण के संदर्भ में बताना है। पहला दिया विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक जातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। बात सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला ऑप्शन है तो प्रजातियों जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है। भारत में बाघ, शेर और भारतीय सारंग का शिकार अवैध है। ठीक है, ये बात भी आपकी सही है, तो ऑप्शन आपका ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सी सही नहीं है। अब यहाँ पे सी क्यों सही नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे सारंग की बात आ रही है, शेर बाघ की तो बात ठीक है। बात यहाँ पे अगर करें अगले क्वेश्चन की, तो
अगला क्वेश्चन है आपका, एक फसल के संबंध में बताना है और ये फसल आपका देखिए कौन सा है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये चावल के बारे में हो रही है। सबसे ज़्यादा चावल को ही पानी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने का, पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होता। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका असमानता, निरक्षरता, समाजीकरण या राजनीतिक अलगाव। तो बोला है हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती। तो यह रीज़न क्या है? यह रीज़न है असमानता, इनइक्वालिटी, ठीक है ना, असमानता। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि आप छत्तीसगढ़ के गांव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तथा तो जो समानता और असमानता की चर्चा के लिए किस समूह को उदाहरण के लिए लेंगे? तो यानी जनजाति के बारे में हो रहा है। मिसमी आप जानते हैं, मिसमी आपका पूर्वी क्षेत्र का है और आपका चेंचू मंगनियार, तो बैगा आपका जो है ये छत्तीसगढ़ की है। जो जनजाति है बैगा, बैगा जनजाति आपकी छत्तीसगढ़ की जनजाति है। तो आप किसे लेंगे? छत्तीसगढ़ की जनजाति बैगा को लेंगे, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक अध्यापिका, लास्ट है, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है? तो लेखपाल या कानूनगो का यूज़ कर रही है, तो ये आपका पढ़ा रही है भू राजस्व रिकॉर्ड का, ठीक है ना। क्योंकि जो लेखपाल होते हैं वो भू राजस्व का ही रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। एक दो क्वेश्चन और है, उसे भी ले लेती हूँ मैं। पहला फिर आपका है, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। भोपाल त्रासदी जिसे कहते हैं। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी को फैक्ट्री जो है अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई जीवन बीमा पॉलिसी नहीं ली थी। ये गलत बात है। कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा अनदेखी की थी, या फिर श्रमिक संघों ने व्यावसायिक खतरों के बारे में मुद्दा नहीं उठाया, या फिर आपका होता है श्रमिकों की ज़रूरत और हितों की दोनों सरकार और निजी कंपनियों द्वारा अवहेलना की गई। तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की थी। तो अगर सुरक्षा सही होता तो ये हादसा नहीं हुआ होता, ठीक है ना। तो ये क्या था? एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, ठीक है ना, इसका रिसाव हुआ था। बात करें हम, अगला क्वेश्चन है, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते, ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है कि वो समुद्र में मछलियां नहीं पकड़ सकते? ये रीज़न आपका ये है, वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं, नहीं ना वे वर्षा के कारण उलट सकती हैं। ये बात इनका सही है कि वर्षा के कारण उलट सकती हैं। इस काल में मछलियां अंडे देती हैं। बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन, यहाँ पर तो यहाँ पे तो रीज़न इन्होंने, चलिए ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रीज़न दिया है इस काल में मछलियाँ अंडे देती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मानसूनी टाइम पे मछुआरे क्या करते हैं, मछलियाँ मारने नहीं जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि वेल जो है अन्य मछलियों से अलग होती है। वेल हमारी तरह क्या करती है, नाक से सांस लेती है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी मछली है जो मनुष्यों की तरह नाक से सांस लेती है, तो वो हो जाती है आपकी वेल मछली, ठीक है ना। सबसे बड़ी मछली आपकी वेल और शार्क हैं, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट है और कथन दिया है
कथन है आपका, कृषि मजदूर काम की तलाश, कृषि मजदूर जो होते हैं काम की तलाश में शहरों में प्रवास करते हैं। ये बात सही है। कृषि और कारखानों का काम अल्पकालीन होने के कारण कृषि मजदूर और जो है अल्पकालीन मजदूरों में काम करना सरल हो जाता है। तो क्या है आपका सही इसमें? आपका ए जो है, ए तो सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। तो ये था आपका आज का 33 जो है प्रैक्टिस सेट का जो 6 है, प्रैक्टिस सेट 6 था, 6 था, उसमें आपका 33 क्वेश्चन हमने करवाया और इसके पहले आपके 5 सेट हो चुके हैं एसएसटी के। जिन्होंने नहीं देखे जाके देख लीजिएगा और ये छठा सेट था आपका। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 12 बजे ये आपको 12 PM पे आपको ये क्लास मिल जाती है डेली। और अपने साथियों को भी जो है शेयर करके चैनल को, उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।